नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। चंपावत सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत, 2 घायल। प्रधानमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। कोटद्वार में 3 और ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हुई दुर्घटना में 2 लोगों ने गंवाई जान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपात सत्र में यूक्रेन रूस संकट का मिलकर समाधान निकालने और संयम बरतने की अपील की। एयर इंडिया ने आज से यूक्रेन के लिए उड़ानें शुरू की। आज से देश भर के 75 स्थानों पर विज्ञान सर्वत्र पूज्यते स्मरण उत्सव का आयोजन। देहरादून में यूकॉस द्वारा 22 से 28 फरवरी तक प्रदर्शनियों और प्रतियोगिताओं का किया जा रहा आयोजन। और अल्मोड़ा में त्रिस्तरीय कार्मिकों की निगरानी में की जा रही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा। टिहरी में मतगणना के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी। पार्टी प्रत्याशियों के लिए भी की जा रही व्यवस्था। अब समाचार विस्तार से। चंपावत जिले के टनकपुर में एक भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। दरअसल टनकपुर चंपावत हाईवे से लगे सूखी डांग डांडा मीनार मार्ग पर बारातियों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में कुल 16 लोग सवार थे, जिनमें से 14 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने हादसे में मरने वालों के परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए PMNRF से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री CM पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर पीड़ित परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। जानकारी के मुताबिक हादसा बुड़म से लगभग 3 किलोमीटर आगे हुआ है। गाड़ी में सवार सभी लोग टनकपुर के पंचमुखी धर्मशाला में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। बीती रात करीब 3:20 के लगभग वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। मृतक ककनई के डांडा और कठौती गांव के बताए जा रहे हैं, जो आपस में सगे संबंधी थे। वहीं पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने हादसे को लेकर अधिक जानकारी दी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसमें एक जो शादी के बाद गाड़ी आ रही थी, बारात की गाड़ी जो वापस आ रही थी टनकपुर से ईटा की तरफ आ रही थी, तो SDM रोड में यहाँ पर लगभग 200 से 250 मीटर की गहरी खाई में गिर गई है। जिसमें बताया जाता है कि 16 व्यक्ति सवार थे, जिसमें 14 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। हमने 13 डेड बॉडी निकाल दी है, एक अभी रिकवर करना शेष है। 2 जो घायल हुए थे उनको हमने हॉस्पिटल में भिजवा दिया, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। वहीं दूसरी ओर कोटद्वार में आज सुबह हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। सुबह लगभग 10 बजे कोटद्वार से गुमखाल की ओर जा रही एक कार गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार 2 शिक्षिकाओं और एक शिक्षक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य शिक्षक घायल हो गए। घायलों को बेस अस्पताल कोटद्वार में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी गणेश लाल कोहली दुगड्डा पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाला गया। श्री कोहली ने बताया कि मरने वालों में शिक्षिका पूनम रावत उम्र 45 वर्ष निवासी मानपुर कोटद्वार, वंदना भंडारी उम्र 42 वर्ष निवासी शिवपुर कोटद्वार और दीपक शाह उम्र 38 वर्ष निवासी शिवपुर शामिल हैं, जबकि गाड़ी मालिक जयवीर सिंह उम्र 58 वर्ष निवासी रतनपुर सुखरो और अरुण कुमार उम्र 30 वर्ष निवासी सत्येंद्र नगर कोटद्वार गंभीर रूप से घायल हैं। चंपावत और कोटद्वार के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर भी हादसे की खबर मिली है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर श्रीनगर ऋषिकेश मोटर मार्ग पर तपोवन के समीप एक कार के गहरी खाई में गिरने से कार में सवार 4 लोगों में से 2 की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। वहीं 2 घायलों को 108 के माध्यम से एम्स अस्पताल ऋषिकेश ले जाया गया है। आपको बता दें कि वाहन पाव की देवी से ऋषिकेश की ओर जा रहा था। हादसे में 2 पुरुषों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला और एक पुरुष घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। टिहरी के SSP नवनीत भुल्लर ने बताया कि दुर्घटना की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। ये
मारुति अल्टो कार है, ये ब्रह्मपुरी में थाना मुनिकृति क्षेत्र का जो ब्रह्मपुरी राफ्टिंग पॉइंट है वहाँ पे नेशनल हाईवे से नीचे लगभग 100 मीटर नीचे ये गिर गई। इसमें 4 लोग सवार थे। इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई और बाकी 2 लोग घायल हैं। एम्स ऋषिकेश में इनका उपचार चल रहा है और अभी इसमें जांच की जा रही है कि दुर्घटना की वजह क्या थी। और ये जो मारुति अल्टो गाड़ी है ये देहरादून नंबर की है और उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके परिजन मौके पर मौजूद है साथ में। भारत ने यूक्रेन रूस संकट का परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालने पर बल दिया है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपात सत्र के दौरान भारत ने रूस से लगी यूक्रेन सीमा पर तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि इस समय संयमित और रचनात्मक राजनयिक प्रयासों की जरूरत है। श्री तिरुमूर्ति ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा इस समय देश की प्राथमिकता है। We cannot afford to have a military escalation. As we have emphasized before, the Minsk agreements provide a basis for a negotiated and peaceful settlement, and we need greater efforts to find common ground to facilitate the implementation of the provisions of the Minsk agreements, including key security and political aspects. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is a priority to us. इसके साथ ही यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया का विमान आज सुबह नई दिल्ली से कीव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया है। एयर इंडिया इस महीने की 24 और 26 तारीख को 2 और विशेष उड़ानें संचालित करेगी। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा कि तनाव बढ़ने और मौजूदा स्थिति की अनिश्चितताओं को देखते हुए अतिरिक्त उड़ानों की भी व्यवस्था की जा रही है। देश में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 175 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 35,50,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.38% है। वहीं प्रदेश में आज कोविड के 171 मामले सामने आए हैं। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज 156 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में आज 1 की मौत हुई है। प्रदेश में रिकवरी रेट की दर 95.2% है। सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 1.61% पहुंच गई है। राज्य में कुल एक्टिव मामलों की बात करें तो कोरोना संक्रमितों का यह आंकड़ा 1079 पहुंच गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार 22 से 28 फरवरी तक पूरे देश में 75 स्थानों पर विज्ञान सर्वत्र पूज्यते स्मरणोत्सव आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद ने केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय, विज्ञान प्रसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से इस कार्यक्रम को आयोजित किया। यूकॉस के महानिदेशक राजेंद्र डोभाल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से आने वाली पीढ़ी को विज्ञान से जुड़ने के नए अवसर मिलेंगे। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव सारे देश में मनाया जा रहा है 75वें साल के उपलक्ष्य में, ये साल भर की गतिविधि है और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक जॉइंट एफर्ट है विज्ञान प्रसार के माध्यम से कि हर राज्य में एक वीक, आज 22 से लेकर 28 को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है उस दिन तक ये समारोह चलेगा और प्रतिदिन यहाँ पर एग्जीबिशंस आप देख ही रहे हैं और रिसोर्स पर्सन्स अलग अलग डिसिप्लिन्स के आएंगे और अपने व्याख्यान देंगे। पोस्टर कंपटीशन भी है, निबंध प्रतियोगिता भी है, वाद विवाद प्रतियोगिता भी है और इंडिजिनस क्रॉप्स के ऊपर भी हम लोगों ने एक सेशन रखा है और तमाम यहाँ के जो आसपास के इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपनी जो गतिविधि हैं इस पर, ताकि हमारे आने वाले बच्चों को पता चल पाए कहाँ क्या हो रहा है, उसके भी अपने अपने दृश्य लगाए हैं। परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी.पी. उनियाल ने बताया कि देश में विज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव का मुख्य केंद्र बिंदु विज्ञान संचार, विज्ञान लोक व्यापीकरण और विज्ञानी चेतना का विस्तार है।
ये विज्ञान सप्ताह हम लोग मना रहे हैं 22 से 28 फरवरी तक ये चलेगा और 28 फरवरी को इसका कंक्लूडिंग होगा जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है और सीवी रमन साहब की जो डिस्कवरी है उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये जो 7 दिन है आप देख रहे हैं इसमें अनेकों कार्यक्रम करे जा रहे हैं और जो ये कार्यक्रम हो रहा है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान प्रसार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और हम लोग जॉइंटली मिलकर यूकॉस में यहाँ पर कर रहे हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम श्रीनगर गढ़वाल में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा और हरिद्वार में गुरुकुल कांडी विश्वविद्यालय द्वारा कराया जा रहा है। ये कार्यक्रम 7 दिन चलेगा और इसमें आज उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर सोपती साहब ने पॉपुलर लेक्चर दिया हेल्थ सिस्टम के बारे में। प्रोफेसर एन पुरोहित साहब जो वाइस चांसलर थे गढ़वाल विश्वविद्यालय के, वो हमारे साथ रहे थे और डॉक्टर BR अरोड़ा साहब हमारे साथ थे जो वाडिया इंस्टीट्यूट के पुराने फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने इसका विविध जो एग्जीबिशन है उसको शुरू किया है और एग्जीबिशन में आप देख सकते हैं विभिन्न संस्थाओं के जो जैसे DRDO, IRD, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और बहुत सारे NGOs हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने विशेष जो प्रदर्शनी जो है साइंटिस्ट की जो अचीवमेंट्स हैं या इंस्टीट्यूट्स के जो अचीवमेंट है जो कि विज्ञान प्रसार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार द्वारा हमें दिया गया है उसको भी डिस्प्ले किया गया है। तो इसका उद्देश्य यही है एग्जीबिशन का और इस कार्यक्रम का कि जितने जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको साइंस की तरफ अट्रैक्ट किया जाए और साइंस पॉपुलराइजेशन किया जाए। प्रदेश में 14 फरवरी को संपन्न हुए विधानसभा निर्वाचन के बाद प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर EVM मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। वहीं अल्मोड़ा में जनपद के 6 विधानसभा क्षेत्रों के 911 बूथों की EVM होटल मैनेजमेंट संस्थान में बने स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि होटल मैनेजमेंट संस्थान में बनाए गए इस स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय कार्मिकों की निगरानी के साथ 24 घंटे CCTV कैमरे से नजर बनाई जा रही है। इंस्टीट्यूट में बनाया गया है, वहाँ त्रिस्तरीय सुरक्षा कार्मिकों के द्वारा व्यवस्था की गई है। साथ ही CCTV के द्वारा भी वहाँ 24/7 निगरानी रखी जा रही है, जिसके लिए एक पूरा कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें अधिकारियों की शिफ्ट वाइज 24 घंटे के लिए ड्यूटी 3 शिफ्टों में अलग अलग करके लगाई गई है। प्रतिदिन डिप्टी DEO के स्तर के अधिकारी द्वारा इवनिंग में उसका निरीक्षण किया जा रहा है। अभी वर्तमान में जो टीमें हैं वो 24/7 के आधार पर काम कर रही हैं। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले में कुल 53.12% मतदान हुआ। विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट में 51.86%, सल्ट में 45.65%, रानीखेत में 51.7%, अल्मोड़ा में 58.68%, विधानसभा जागेश्वर में 55.55%, सोमेश्वर विधानसभा में 56.27% मतदान हुआ है। जनपद में 5,40,561 मतदाता थे, जिनमें पुरुष मतदाता 2,76,978 और महिला मतदाता 2,63,582 के साथ ही एक ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल थे। वहीं अल्मोड़ा जिले में कुल 6 विधानसभाएं हैं। विधानसभा द्वाराहाट में 10, सल्ट और अल्मोड़ा में 9 प्रत्याशियों के साथ रानीखेत और जागेश्वर में 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। उधर टिहरी जनपद में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों घनसाली, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, प्रतापनगर, धनौल्टी और टिहरी में 38 प्रत्याशियों का भाग्य EVM मशीन में कैद हो गया है। EVM मशीनों को कड़ी सुरक्षा के घेरे में CCTV कैमरों की निगरानी में रखा गया है। जनपद के 5,29,865 वोटरों में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा अधिक रहा है। जहां महिलाओं का मतदान 62.97% रहा है, वहीं पुरुषों का मतदान 48% से अधिक रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि मतगणना के लिए 12 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जिनकी सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। इसके अलावा मतगणना के दिन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। मतगणना के लिए 6 ACs में करीब 12 स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं। सभी की CCTV के द्वारा मॉनिटरिंग हो रही है और सभी कैंडिडेट्स को अवगत करा दिया गया है कि वहाँ पर CCTV की मॉनिटरिंग आउटर कॉर्डन में वो कर सकते हैं, आकर के CCTV देख सकते हैं।
और उसके अलावा किसी भी वक्त देख सकते हैं, 24 घंटे अगर वो वहाँ पर कैंप करना चाहें तो वो भी टेंट वगैरह की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से समुचित व्यवस्था के संबंध में सभी अभ्यर्थियों को हम लोगों ने अवगत करा दिया है। और बाकी मेरे द्वारा और आरओस के द्वारा रेगुलर स्ट्रॉन्ग रूम विजिट करके वहाँ पर सभी व्यवस्थाएं और सभी सिक्योरिटी और सीटिंग की व्यवस्था सब कुछ पूरी तरह से है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। परसेंटेज है वोटिंग का वो 55.57% है। इसमें महिलाओं की वोटिंग ज़्यादा रही है, हर एसी में डिफरेंट है काउंट, और पुरुषों की कम रही है। सबसे जो कम पुरुषों की रही है वो रही है जैसे प्रताप नगर, टिहरी, इन सब में, घनसाली में भी पुरुषों की बहुत कम वोटिंग रही है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के स्वीप में बहुत प्रयास किए गए थे, लेकिन संभवतः पलायन की वजह से हमने इतना कम से कम किया कि वोटिंग परसेंटेज का जो घटता हुआ ट्रेंड था वो नहीं दिखाई दिया और एक स्टेबल हो गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी 10 मार्च को होने वाली मतगणना से जुड़ी विविध आयामों की जानकारी वर्चुअल बैठक के माध्यम से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब के विभिन्न जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग ऑफिसरों को दी गई है। नैनीताल जिले से वर्चुअल बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक जोशी समेत जनपद के सभी आरओ सहित निर्वाचन से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जानकारी देते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए मतगणना कार्मिकों, जिनमें सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट, एआरओ एवं माइक्रो ऑब्जर्वरों को उनके कर्तव्यों के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई। वर्चुअल बैठक के दौरान मतगणना कार्य के डेमो के माध्यम से भी उक्त जानकारी दी गई। प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन उद्यान में कार्यरत श्रमिकों को पुरस्कृत किया। राज्यपाल ने उद्यान कर्मियों के अथक परिश्रम, लगन और कौशल की प्रशंसा की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि राजभवन उद्यान के विकास में यहां कार्यरत उद्यान कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई स्थानों पर 23 और 24 फरवरी को मौसम में एक बार फिर से करवट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर के चलते गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दूसरी ओर कुमाऊं के बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा एवं चंपावत के कई इलाकों में हल्की एवं मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है। बारिश बर्फबारी की संभावनाएं हैं और इस दौरान 3500 मीटर से ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। जो हल्की मध्यम तक की बारिश और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है, तो वो कुछ जगहों में गढ़वाल रीजन है या फिर कुमाऊं रीजन के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें वो रहेंगी। इसी तरह की सिचुएशन करीब करीब मैं कहूँगा कि जो है 23 तारीख को भी रहेगी। बाकी जो कुमाऊं क्षेत्र के जो लोअर रीजन है तो उसमें छुटपुटी एक्टिविटी होगी, कहीं कहीं पर ही होगी। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि इसमें जो है जैसे थोड़ी ओलावृष्टि है कहीं पर एक आध जगह में जो है वो भी पहाड़ों में खासकर वो देखने को मिलेगी एक आध जगहों में। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया के साथ ही। नमस्कार।